हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आपको जो रेलवे या एसएससी जीडी में यानी ये जो क्वेश्चन होगा एसएससी जीडी का जो भी 2019 में साइंस का क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन को मैं आपको कराने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, आपको रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का फर्दर या एनटीपीसी सेकेंड फेज का, उसमें भी काम आएगा। फिर और जीडी में पूछा है तो जीडी में तो 100% काम आएगा। ये क्वेश्चन वन लाइनर हो गए, यानी एक सेट का हम क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे एक सेट का क्वेश्चन 5 पूछा है, जीडी के किसी एक पेपर में 5 क्वेश्चन पूछा है, इस 5 से हम 50 क्वेश्चन लगभग कोशिश करेंगे 5 से 50 क्वेश्चन। जैसे एक कोई क्वेश्चन है ना, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है हड्डी के, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो बोन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है वो सब हम क्वेश्चन करा देंगे, जैसे यहाँ लिख के रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि फिर आगे कोई बोन से क्वेश्चन आता है तो आप 100% कर लेंगे। तो इसी तरह जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है ना, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकता है, आगे पूछे जाने की चांस है, सब मैं आपको कराऊंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमारा पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन है आपको कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो आपको पता होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, फीमर है। कौन हड्डी है? फीमर। फीमर कहाँ की हड्डी होती है? तो जो हमारा थाई का बोन होता है ना, यानी थाई जो जांग होता है उसकी बोन्स, यानी कमर और घुटना के बीच का, वो सबसे बड़ी हड्डी है। तो फीमर हो जाएगा इसका आंसर। कौन हो जाएगा? फीमर। अब देखिए इससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको वो सब कराने वाला हूँ। ठीक, ऐसा आप डिस्कशन जैसे 5 से 50 नाम ही रहेगा इस बैच का कि 5 से 50 क्वेश्चन। समझिए, बोला है कि कुल बोन्स बॉडी में कितने, टोटल बोन की संख्या कितना होती है, तो आपको पता होगा 206 बोन। टोटल कितना बोन्स की संख्या होती है? 206। एक पार्टिकुलर मेरा वीडियो आएगा जिसमें हम 206 15-20 मिनट के वीडियो में 206 का आपको काउंट करना सिखा देंगे और क्या क्या नाम है सबका बता देंगे कि किस बोन को क्या कहते हैं। कुल बोन की संख्या क्या है? 206। अगर बात करें नवजात में, यानी कोई बच्चा बेबी बॉर्न है, फिलहाल ही जन्म लिया है, तो उसमें पता है बॉडी की बोन की संख्या कितना होगी? 206 नहीं होगा। 206 रहता तो पैदा लेते ही दौड़ने कूदने लगता है। आपको पता है कि उसको चलने बैठने में 6 महीना लग जाता है, चलने में 1 साल लग जाता है। धीरे धीरे यानी जो बोन्स होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, धीरे धीरे क्या होती है? ज्वाइंट होती है। तो बोन की संख्या इसमें कितना होता है? 300। जो बच्चा पैदा लेता है ना उसकी बहुत सारी बोन्स, मतलब 300 बोन रहती है। सोचिए, इसीलिए वो क्या होता है कि मतलब चल फिर नहीं सकता, बैठ नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, क्योंकि बोन्स बहुत सारा क्या है, अलग अलग रहती है। धीरे धीरे क्या होता है? ज्वाइंट होने लगता है। पहले स्पाइनल कॉर्ड में धीरे धीरे ज्वाइंट होता है तो लड़का बैठना शुरू करता है, वैसे धीरे धीरे ज्वाइंट होता है, लड़का चलना दौड़ना सब शुरू कर देता है। फिर ये बोन्स में पाया जाने वाला प्रोटीन, जैसे बोन में कौन प्रोटीन पाया जाता है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है और पूछे जाने का चांस है, ये सब वन लाइनर है। ठीक, तो पता है कौन कौन प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। ओसिन नामक प्रोटीन होता है जो बोन्स में क्या होता है? पाया जाता है। ठीक, अगर पूछ दे यहाँ, जैसे तो नहीं लिखे, बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, यानी जो बोन की स्टडी है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। याद आप लिख लीजिएगा, स्टडी ऑफ बोन्स, यानी बोन के स्टडी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। सेकंड है कि सबसे छोटी बोन, जैसे सबसे बड़ा तो पूछ दिया फीमर, सबसे छोटा हो सकता है, पूछ सकता है, तो सबसे छोटा कौन होता है? स्टेपिज होता है। कैसा, कौन बोन का नाम है? स्टेपिज। स्टेपिज अगर पूछ दे कहाँ होता है तो कान में होता है। सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज, और वो कहाँ होता है? स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ होता है? कान में। कान में 3 बोन पाया जाता है, इनकस, मैलियस, स्टेपिज। इनकस, मैलियस, स्टेपिज। इनका पता है काम क्या है? जो साउंड जाता है ना, उसको मतलब साउंड जो अंदर जाता है उसको वाइब्रेट करते रहते हैं ये बोन्स, और उसका जो एम्पलीट्यूड है ना साउंड के, वो बढ़ाते हैं। बोन, अब एक क्वेश्चन है कि बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है, यानी बोन्स टू बोन कौन जोड़ता है। सवाल ऐसे आ जाए कि बोन्स को, जैसे सब हड्डी, मान लीजिए बोन्स अलग अलग हड्डी है, कोई ना कोई तो जोड़ा है, तो बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो आपको याद रखना है लिगामेंट्स। क्या याद रखना है? लिगामेंट्स। हिंदी में इसको बोल सकते हैं रेसा। क्या बोल सकते हैं? रेसा। इंग्लिश में भी लिगामेंट्स ही होता है, इंग्लिश में भी लिगामेंट्स होता है, हिंदी में भी रेसा कह सकते हैं। फिर लिखा कि बोन्स को मसल्स को किससे जोड़ता है, मतलब जो बोन्स है, हड्डी और मसल जुड़ा है, इस दोनों को कौन जोड़ता है, यानी बोन्स को मसल से कौन जोड़ता है, तो आपको याद रखना है टेंडन। क्या याद रखना है? टेंडन याद रखना है, टेंडन। फिर है हड्डी से नहीं जुड़ने वाला बोन। देखिए सब मैक्सिमम बोन ना बोन से कनेक्ट है या मसल से, मतलब बोन से कनेक्ट है, एक दूसरे बोन से कनेक्ट है, लेकिन एक ही बोन ऐसा है जो किसी बोन से कनेक्टेड नहीं है, उसको बोलते हैं हवाइड। हवाइड। हवाइड कहाँ का हड्डी होता है? गला का। जैसे यहाँ होता है जो जीभ है ना, सवाल एग्जाम में ऐसे भी सवाल आता है कि जीभ को कौन सा हड्डी जोड़ पकड़ कर रखा है। ये जीभ है, कभी उल्टा हो सकता है कि अंदर ही चला जाए इधर गला में ही, लेकिन नहीं ना जाता है, क्योंकि यहाँ एक बोन्स होता है यहाँ अंदर, जिसको हवाइड बोलते हैं, यू शेप्ड होता है,
वो किसी भी बोन से नहीं जुड़ा है, यानी फ्री है, हड्डी वो अकेला हड्डी है, बस वो मसल से जुड़ा है, किसी बोन से नहीं जुड़ा है, उसका नाम है हवाइड। और ये जीभ को भी क्या करता है, उलटने से पीछे जाने से बचाता है। जब फांसी सीधी जाती है ना तो उसमें वही बोन्स क्या होता है, टूट जाता है। हवाइड ये होगा, इसका आंसर क्या होगा, हवाइड। हवाइड, हवाइड बोन का नाम है जो किसी बोन से नहीं जुड़ा है। अब देखिए हाथ की हड्डी, जैसे कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि निम्न में से कौन हाथ की हड्डी नहीं है, यानी हाथ का बोन्स नहीं है या पैर का बोन नहीं है। आपको पता है कि एक हाथ हो गया ना तो इसमें कितनी, जैसे यहाँ तक बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक बोन होता है और यहाँ से यहाँ तक कितना बोन होता है, 2 होता है। उसी तरह पैर में बात कीजिएगा तो थाई में जैसे कमर से नीचे घुटना तक एक बोन्स होता है, और घुटना के नीचे जो आपका क्या नाम, एल्बो है, सॉरी जो एड़ी है यानी पैर है, वहाँ तक 2 बोन होता है। तो हाथ के हड्डी को पता है, हाथ की हड्डी को क्या कहते हैं, आप लिख लीजिए कि हाथ का हड्डी 3 गो है हाथ का। पहला है ह्यूमरस, 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 रेडियस, अल्ना, अल्ना, 3 हड्डी। ये ह्यूमरस हो गया, यहाँ होता है रेडियस बड़ा वाला, नीचे होता है अल्ना, हाथ में 3 हड्डी। उसी तरह पैर की हड्डी में 3 गो होता है। एक गो फीमर, तो आप देख ही लिए कि फीमर सबसे बड़ी हड्डी हो गई, तो एक होता है यहाँ फीमर, सेकंड होगा टिबिया, टिबिया, और चौथा होगा फिबुला। क्या होगा भाई, फिबुला। हो सकता है कट रहा हो तो आप देख लीजिएगा, पैर की हड्डी हम बोल रहे हैं फीमर, टिबिया, फिबुला। फीमर तो थाई तक हो गया, नीचे 2 गो पैर होता है, टिबिया और फिबुला। जो मतलब रनिंग करने पे जो सीन पेन हो जाता है ना, वो जनरली होता है टिबिया में ही। टिबिया का क्या होता है कि मसल्स और टिबिया का ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना तो हट जाता है, यानी ये टूट जाता है आपका। कौन है, कौन मसल्स को बोन कर टेंडन टूट जाता है, तो इसको फिर आराम करने पे ये चीज़ें फिर ज्वाइंट हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो ये हुआ बोन से टोटल रिलेटेड, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। अब कभी पूछ दे कि बोन में कौन मैक्सिमम मेटल पाया जाता है, नहीं कौन सा धातु बोन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम। बोन्स किससे मिलकर सबसे ज़्यादा बना है, कैल्शियम से। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, वीडियो बाद बीच में पॉज करके इसलिए मिटा दे रहे हैं, सबकी समय लगता है उस चीज़ में। ठीक, टाइम बचे, वीडियो कम, मतलब शॉर्ट वीडियो बने। सेकंड क्वेश्चन है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि पत्ती का रंग हरा होता है, किसकी वजह से होता है, तो उसमें होता है क्लोरोफिल। कौन होता है जी, किसकी वजह से होता है हरा होता है, क्लोरोफिल की वजह से। अब ये क्लोरोफिल है क्या, तो देखिए क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ग्रीन कलर का होता है। ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, यानी प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्लांट जिस प्रोसेस से खाना अपना बनाते हैं ना, फूड तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो अब हम आपको क्या है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो सब करा दे रहे हैं। तो देखिए हरा पिगमेंट होता है किस में, पत्ता में, तो ये जो क्लोरोफिल होता है ना, पहले देखिए क्लोरोफिल, ये तो हरा पिगमेंट है, हरा पिगमेंट है, होगा कहाँ, ये मौजूद कहाँ रहता है, तो पत्ता में। पूछेगा कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पत्ता में पाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि पत्ता में ही पाया जाए। जो स्टीम होता है, मतलब जो तना, मान लीजिए कोई प्लांट है ना, नया नया ग्रो किया है, तो देखते हैं जो टहनी मतलब डाली उली नया निकला रहता है वो हरा होता है, हल्का हरा होता है। तो जो जहाँ अगर हल्का हरा हुआ, यानी नया कोई टहनी डाली उली निकला है, कोई स्टीम तना नया निकला है, तो उसमें हरा होता है, वहाँ भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो क्लोरोफिल कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या है आपको पत्ता में ही मिले, जो स्टीम नए ग्रो करते हैं उनमें भी पाया जाता है। तभी तो सोचिए ना, मान लीजिए पतझड़ का जब मौसम आता है तो क्या करते हैं, प्लांट अपना सब पत्ता तो गिरा देता है, तो सब पत्ता गिरा देता है, तो अब उस समय भोजन, अब उसको उतना दिन कहाँ से मिलेगा, भोजन कुछ स्टोर करके रखता है, लेकिन उतना दिन का भोजन कहाँ से मिलेगा, तो उसका जो डाली होता है ना स्टीम, उसमें भी हरा होता है क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल की वजह से अपना वो खाना पत्ता बनाते रहता है। ठीक, तो पत्ता में होता है और कभी कभी स्टीम में भी, कहीं कहीं स्टीम में भी मिलता है। इसका काम क्या है, क्लोरोफिल का अगर कार्य पूछे ना कि क्लोरोफिल आखिर करता क्या है, तो ये ट्रैप करता है लाइट को। ट्रैप यानी, ट्रैप को अगर हिंदी में कहें तो अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है, यानी जो सनलाइट आ रहा है ना उसको जो अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है, ट्रैप करता है। इसलिए तो सोचिए ना, हमको भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है ही है, हम भी ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ है ही है, लेकिन हम अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल रही है तो सनलाइट को कौन ट्रैप करेगा, ये ट्रैप करके रखता है, नहीं ऑब्जर्व करता है, सन का लाइट आता है तो क्लोरोफिल। फिर पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपको याद रखना है इसमें, यानी क्लोरोफिल में
मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि ये क्लोरोफिल, नेक्स्ट में बताते हैं कि मतलब किस रंग में फोटोसिंथेसिस सबसे तेज होता है, ये आपको समझ में आएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इससे ये बन सकता है क्या कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो क्या होता है। तो जान लीजिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं क्या है। तो आपको पता है कि प्लांट जो क्या है मिट्टी से H2O ले लेते हैं यानी जल ले लेते हैं, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और इनमें क्या पिगमेंट मौजूद होता है आपका क्लोरोफिल और सनलाइट। ये चारों का उपयोग करके अपना वो खाना बना लेते हैं जिनको क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6। और उसके बाद सह उत्पाद यानी को प्रोडक्ट एक बनता है जिसका नाम है ऑक्सीजन। वो उसके लिए भाई सह उत्पादक, लेकिन हमारे लिए क्या अमृत है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस यानी जो प्रकाश संश्लेषण वो है क्या, इसमें चाहिए इसको H2O यानी जल ले लिया, CO2 ले लिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और फिर इसको चाहिए क्या? तो इसको चाहिए सनलाइट, तो सनलाइट भी मिल गया, और फिर क्लोरोफिल चाहिए, तो क्लोरोफिल तो इसमें होता ही है। तो पता है क्या बनाएगा? C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। अब फिर बनाता है O2 यानी ऑक्सीजन गैस। अब इसको हम थोड़ा रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए, फिर यहाँ 6 लगा दीजिए, रिलेशन अब जो इक्वेशन है बैलेंस हो गया। अब देख रहे हैं यही प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यानी आपको वाटर लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, और सनलाइट का यूज किया, क्लोरोफिल यानी सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो प्लांट होते हैं ना, सब प्लांट अपना क्या बना लेते हैं? खाना बना लेते हैं। ऐसा थोड़ी कि उनको खाना लेकर खिलाया जाता है, नहीं है। और फिर कहेगा कि सर खाद तो दिया जाता है, नहीं फर्टिलाइजर तो दिया जाता है, तो वो उसका खाना नहीं है, वो उसको क्या नाम है बनाने में ना सहायक होता है, यानी ग्रो करने में मदद करता है। जो आपका डाइओ यूरिया दिया जाता है उसका खाना नहीं है वो। अब बनाता क्या है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और एक और चीज़ बनता है जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो आप याद रखिएगा, यही मतलब अगर प्लांट ना रहे ना तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना वो फोटोसिंथेसिस के ही द्वारा दिया गया है। यानी अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन है ना वो नहीं होगा। हमारे एटमॉस्फेयर में जो आप ऑक्सीजन देख रहे हैं वो सब किसकी वजह से है? फोटोसिंथेसिस की वजह से, यानी प्लांट की वजह से। तो इसलिए प्लांट लगाना क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो ऑक्सीजन बना है ना किसके ब्रेकडाउन से बना है? जैसे दो चीज़ टूटा होगा, या तो ये टूटा होगा चाहे ये टूटा होगा, तो किसके ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन बनता है? तो आपको याद रखना है कि सब कोई क्या सोचेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया है तो ऑक्सीजन बना होगा। ऐसा नहीं है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन छोड़ता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो ऑक्सीजन बना है ना वाटर के यानी इसके टूटने से, यानी ब्रेकडाउन से, विघटन से, टूटने से बनता है। तो किसका कहें तो ब्रेकडाउन होता है? वाटर का। वाटर के टूटने से ही क्या बनता है? आपका ऑक्सीजन बनता है। अब एक बात बताइए, सनलाइट मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, ये मिल गया, अब ये CO2 लाता कैसे? मतलब वो कैसे सांस लेता है? क्या उसके पास नाक है? नोज तो है नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि उसके पत्ती जो होती है स्टीम लीफ, उसमें क्या होता है? एक मतलब होल होता है, छेद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र, हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमेटा है ना यही इस लोगों को क्या करता है? स्टोमेटा मदद करता है। हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ये रंध्र जो होता है ना मदद करता है गैस के एक्सचेंज में। यानी पूछा है कि गैस का एक्सचेंज है, जो गैस का विनिमय है, एक्सचेंज, वो किसके मदद से होता है? तो स्टोमेटा की मदद से होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाता है और ऑक्सीजन को बाहर भेजता है। कौन? स्टोमेटा। ये मतलब होल होता है पत्ती में। पत्ती पढ़ाएंगे तो डिटेल के साथ बताएंगे कि इसकी खुलने और बंद होने में गार्ड सेल मदद करती हैं। ठीक, स्टोमेटा आप समझे कि हाँ ये गैस का जो विनिमय होगा यानी एक्सचेंज होगा वो किसकी वजह से होता है? तो स्टोमेटा की वजह से होता है। ये सारी चीज़ आपको समझ में आया कि ये फोटोसिंथेसिस है क्या। अब कभी क्वेश्चन ये पूछता है ना, अच्छा पूछ दे कभी कभी कि रॉ मटेरियल कौन कौन लगता है? तो कौन कौन रॉ मटेरियल लगा था भाई? तो रॉ मटेरियल आपको लगा था, पता है कौन? एक लगा था कार्बन डाइऑक्साइड, एक लगा था वाटर। तो 2 रॉ मटेरियल लगता है किस में? फोटोसिंथेसिस में। अब आपको पता होगा ना, एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अर्थ यानी पृथ्वी का लंग्स किसे कहते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो बता, हम अभी कहें कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी आपको ऑक्सीजन गैस दिख रही हैं वो सब किसकी बदौलत है? फोटोसिंथेसिस की बदौलत, यानी पेड़ पौधा के ही चलते। तो
आपको पता होगा अमेजन का जंगल बहुत बड़ा है, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना कि अर्थ का लंग्स किसे कहते हैं, यानी धरती का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा अमेजन के जंगलों को, क्योंकि अमेजन का जंगल ना बहुत भारी मात्रा में क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन गैस, जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। और कुछ बात हम बताते हैं, जो ये आपको फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ना, कभी कभी पूछता है कि किस रंग में कम होता है, किस रंग में ज़्यादा होता है, तो आपको याद रखना। आप बताइए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है किस रंग में कम होगा, किस रंग में ज़्यादा होगा, तो आप कहिएगा कि हरा रंग में ज़्यादा होगा, हरा रंग में ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा क्या है, गलत है, हरा रंग में ज़्यादा नहीं होता है। रीज़न बता रहे हैं आपको, याद रखना कि सबसे ज़्यादा होता है ग्रीन में, सबसे ज़्यादा होता है ग्रीन में, अरे यार ग्रीन नहीं, ग्रीन में तो सबसे कम होता है, रेड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपका आ जाएगा ब्लू, और सबसे कम होता है ग्रीन में। तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है ना, दर है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो तेज होगा कि धीरे होगा, ये किस रंग के प्रकाश में डिपेंड करता है, हरा वाला में सबसे कम होगा। यानी हरा प्रकाश जला दीजिएगा ना, तो जो रेट है फोटोसिंथेसिस का, यानी प्लांट जो खाना बना रहा है वो धीरे धीरे बनाने लगेंगे। अगर आप रेड लाइट दे रहे हैं तब खाना तेज बनेगा, तो आप याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, रेट यानी दर उसका किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है, रेड वाला प्रकाश में, नहीं लाल प्रकाश में सबसे तेज होता है। अब आपको हम पढ़ाए थे, अगर आप लाइट का वीडियो देखे होंगे मेरा, तो उसमें हम बताया था कि जो सनलाइट आता है बहुत सारे उसमें रेज क्या है, बहुत सारे वेव आते हैं, यानी रेडिएशन आता है। आपका गामा रेज होता है, एक्सरे होता है, फिर से आपका इंफ्रारेड हो गया, विजुअल रेज हो गया, अल्ट्रा वायलेट हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया। तो ये क्या सब वेव में खाना, सब मतलब जो रेडिएशन था इसमें खाना बना सकता है? नहीं। जो विजुअल रेज होती है ना, यानी जो विजुअल प्रकाश है, उसी में खाली प्लांट अपने क्या करते हैं, खाना को बना सकते हैं, सब रेंज में नहीं बना सकते। अब देखिए कभी कभी पूछता है कि क्या, जैसे ये बल्ब जो जल रहा है, क्या इससे खाना बना सकते हैं प्लांट? बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें विजुअल रेंज है, तभी तो हम दिख रहा है, या बोर्ड दिख रहा है। तो किस रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सबसे तेज होता है? रेड में। अच्छा, ग्रीन में सबसे कम कैसे होता है, समझिए बता रहे। ग्रीन में सबसे कम होने का रीज़न ये है ना, आपको पता है कि कोई वस्तु हमें, जिससे हम, ये बोर्ड आपको वाइट क्यों दिख रहा है, ये रेड पता है क्यों दिख रहा है? चाहे ये रेड लिखा है, रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये रेड लाइट के प्रकाश को ना रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो कोई वस्तु उसी रंग की तभी देखती है जब उसी रंग के प्रकाश को क्या करे, मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर दे। यानी अगर मेरा शॉट आपको वाइट दिख रहा है, तो ये सब प्रकाश को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। वाइट दिखने के लिए सब प्रकाश, जो कोई वस्तु सब प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगी ना, तो वाइट दिखेगी। जैसे बोर्ड वाइट दिख रहा है ना, ये सब लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो वाइट दिख रहा है। ये ब्लू दिख रहा है ना, ये ब्लू लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एक बात बताओ, जो ग्रीन लाइट होगा वो ग्रीन को क्या करेगा, पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा। पत्ता कैसा होता है, ग्रीन होता है, तो उस पर जैसे ग्रीन लाइट पड़ेगा तो ग्रीन को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी हटा देगा। तो जब वो ग्रीन लाइट रहा ही नहीं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस कभी हो सकती है तेज? नहीं होगी। सब तो रिफ्लेक्ट, मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो गया, तो ग्रीन लाइट में कहाँ से ज़्यादा हो सकता है? खाली आप हरा टॉर्च जला दीजिएगा पेड़ पे, तो सब लाइटों को भेज देगा, क्योंकि हरा है। तो कहाँ से तेज होगा, नहीं ना होगा। तो रेड में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि प्लांट में जो खाना है ना, प्लांट में जो खाना है, पादप में खाना यानी भोजन, फूड बनता है, पता किस रूप में बनता है? तो अभी बताया ग्लूकोज के रूप में, यानी बनता है उसको ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। और ट्रांसपोर्ट होता है आपको सुक्रोज के फॉर्म में, लेकिन स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। ये सब देखिए कितना सारा क्वेश्चन बन सकता है, इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्लांट में भोजन किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। अगर ज़्यादा अच्छा लेवल बना तो ये पूछ सकता है कि प्लांट में जो भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, बन गया ग्लूकोज में, लेकिन हर एक पार्ट को भोजन किस फॉर्म में जाएगा, सुक्रोज के फॉर्म में जाएगा। ये ग्लूकोज सुक्रोज में टूट जाता है। लेकिन स्टोर, बताइए हम लोग भी जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उस एनर्जी को अगर हम यूज नहीं करें काम करके, तो क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिससे क्या होता है, आदमी मोटा हो जाता है, ग्लाइकोजन लेवल फुल हो जाता है। तो हम लोग तो ग्लाइकोजन के रूप में, अगर मनुष्य से पूछे कि जीव जंतु किस रूप में अपने भोजन को स्टोर करते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन प्लांट अपना भोजन किस रूप में स्टोर करता है? मान लीजिए बहुत ज़्यादा खाना बना लिया है, कुछ बच गया फूड, तो उसको स्टोर कर लेगा। वही फूड तो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग किसी भी फल उल खा रहे हैं ना, वो क्या है, प्लांट का स्टोर किया हुआ ही फूड है। तो किस फॉर्म में स्टोर करता है प्लांट? स्टार्च के फॉर्म में। ये आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना है
जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना प्लांट में, वाष्पोत्सर्जन ये क्या होता है समझिए। प्लांट जितना, मान लीजिए प्लांट कोई अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए 100 लीटर पानी लिया, तो अब क्या वो 100 लीटर ही पानी यूज करता है? नहीं यूज करता है। आपको याद रखना है कि प्लांट जितना पानी लेता है ना उसका 1% ही यूज करता है, 99% फिर एटमॉस्फेयर में क्या करता है, इवोपरेट कर देता है, यानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा ऊपर भेज देता है, भाप बना के कहिए कि ऊपर भेज देता है, समझाने के लिए आपको। तो अगर वो 100 लीटर पानी लिया है ना अर्थ से, तो 1 लीटर यूज करेगा, 99 लीटर भेज देगा ऊपर वेपर बना के। अब वो वेपर बन के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फिर कंडेंसन होगा, यानी ठंडा होगा, फिर बारिश होगी। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट ज़्यादा लगाइएगा तो क्या होगा, बारिश ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट नीचे के पानी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करके अगर 100 लीटर लिया है तो 99 लीटर भेज देगा ऊपर, 1 लीटर ही खुद यूज करेगा। समझ रहे हैं ना। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या है समझे, प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना जो भी पानी ऑब्जर्व करते हैं उसका 99% एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, और उससे क्या होता है, बारिश होती है। तो आपको पता होगा कि जितना इक्वेटर के पास का क्षेत्र होता है ना, अर्थ में इक्वेटर के पास का भूमध्य रेखा जो होता है उसके आसपास का क्षेत्र, वहाँ क्या होता है, जंगल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जंगल बहुत ज़्यादा पाया जाएगा तो इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होगा, इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो बारिश बहुत ज़्यादा होगी। तो वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। समझ रहे हैं ना। कहाँ जो भूमध्य सागर है वहाँ। तो जहाँ अगर पेड़ पौधे ज़्यादा है ना वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा। अमेजन के जंगल में भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है, वहाँ प्लांट बहुत ज़्यादा है तो सब पानी ऑब्जॉर्व करेगा, भेज देगा ऊपर। उम्मीद करता है आपको इतनी चीज़ें जो मतलब क्या नाम है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के बारे में है वो समझ में आया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ कुछ क्वेश्चन हम 3 नंबर से रिलेटेड लिख दिए हैं समझाने के लिए। ठीक, समय बचेगा। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का अंतःस्रावी ग्रंथि, यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि लिख लीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है। आपको पता होगा कि जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथि होती है, 3 तरह की होती है। एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है बाह्यस्रावी और एक होता है आपका मिश्रित। तो इसमें पूछा है अंतःस्रावी का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा लार ग्रंथि। यानी जो सलाइवा ग्लैंड्स है ना वो अंतःस्रावी नहीं है, बाह्यस्रावी है। तो ये क्या होता है अंतःस्रावी, क्या होता है बाह्यस्रावी, ग्लैंड्स क्या होता है वो समझिए। तो देखिए ग्रंथि क्या होता है, तो हम ये कहें ना कि गांठ है, मतलब मसल्स का एक छोटा सा गांठ होता है जो बॉडी के बहुत सारे अंग में होता है, जिसका काम क्या है, या तो वो हार्मोन्स निकालता है, यानी बहुत सारा लिक्विड निकालता है। वो लिक्विड हमारे बॉडी को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। कुछ है कि हार्मोन्स निकालता है, कुछ है कि एंजाइम निकालता है, कुछ दोनों निकालता है। तो देखिए जो अंतःस्रावी ग्रंथि पता है किसको कहेंगे, पहला चीज़ ये जानी कि अंतःस्रावी में पता है क्या है, ये ना मतलब लिखे तो नलिका विहीन होता है। नलिका विहीन कहने का मतलब ना, मतलब इसमें कोई ना ट्यूब नहीं होता है, कोई ट्यूब यानी कोई वैस्कुलर ट्यूब नहीं होता है, यानी कोई पाइप ना होता है। कौन, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये अपना मतलब जो अपना ये निकालते क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आप ये याद रखिए कि पूछेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्राव होता है, यानी क्या निकलता है। तो आपको याद रखना है हार्मोन। क्या याद रखना है, हार्मोन, यानी हार्मोन निकालते हैं अंतःस्रावी। नलिका विहीन होता है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कुछ निकल रहा है तो पाइप के सहारे, यानी नर्स हो यानी कोई पाइप हो उसके सहारे पूरे बॉडी में जाए, ऐसा कुछ नहीं। ये बस नॉर्मली निकाल देते हैं, कोई पाइप नहीं लेते। बाह्यस्रावी ग्रंथि में ना ये इनके साथ मतलब जो नलिका मतलब विहीन नहीं, नलिका के साथ मतलब यह तो कहिए कि नलिका में स्राव करते हैं। क्या करता है नालिका में, यानी ये जो अपना एंजाइम्स निकालेंगे ना, वो कोई ना कोई पाइप होता है, कोई ना कोई ट्यूब होता है, उस ट्यूब में क्या करते हैं निकालते हैं। और ये पता है क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं आपको हार्मोन ना, तो ये एंजाइम का स्राव करते हैं, एंजाइम का स्राव करते हैं। ये किसका स्राव करता है, यानी इसमें से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। कौन, अंतःस्रावी ग्रंथि। बताइए कोई चीज़ अंदर है तो उसमें पाइप की जरूरत है, ऐसे ही स्राव हो जाएगा, यानी ऐसे ही वो निकल जाएगा। तो इसलिए नलिका विहीन होता है। अब बाहर आप कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई पाइप चाहिए। तो इस ऐसे याद रखने के लिए बता रहे हैं कि नालिका अगर बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना तो नालिका में स्राव होता है, यानी वहाँ कोई ना कोई पाइप ट्यूब होगा, उसी में वो क्या करते हैं अपने एंजाइम निकालते हैं। तो यहाँ तो हम इससे अब देखिए ये ग्लैंड्स पढ़ा रहे हैं ना, तो ग्लैंड से जितना रिलेटेड क्वेश्चन है सब आएगा, सब हम बता देंगे जितना पूछ सकता है ग्लैंड से आगे चांस है। तो ये थोड़ा सा ग्लैंड वाला लंबा चलेगा, ये हम मिटा देते हैं, ये तो आपको बता दिए, या रहने दीजिए। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, इसमें कौन कौन आता है, पूछता है कौन निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए अब इसमें कौन कौन, तभी ना बताइएगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में देखिए क्या क्या याद रखना, अंतःस्रावी में कौन कौन याद रखना है। तो देखिए थायराइड,
थायराइड हो गया, पैराथायराइड, हरा वाला जो भी लिख रहे हैं सब अंतःस्रावी का है। पिनियल, पीयूष, पीयूष को प्यूटेटरी ग्लैंड भी कहते हैं। थायराइड, यहाँ एक और होगा थाइमस, ठीक, और एक होगा वृषण, एक होगा अंडाशय, फिर एक आपका हो जाएगा ये क्या बोलते हैं उसको, एड्रिनल। एड्रिनल को पता है क्या कहते हैं? अधिवृक्क भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किडनी के, वृक्क माने किडनी होता है, किडनी के पास में होता है। तो ये बस होता है, और थोड़ा है लेकिन आपको यही याद रखना है। कौन कौन? एक हो गया थायराइड, एक हो गया पैराथायराइड, एक हो गया आपका पिनियल, एक हो गया पीयूष, एक हो गया थाइमस, एक हो गया वृषण मतलब टेस्टिस, एक हो गया अंडाशय यानी ओवरी जो फीमेल में होता है, और एक हो गया एड्रिनल यानी अधिवृक्क। तो ये मेनली है, आपको क्या याद रखना है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी ये क्या निकालेगा? ये सब हार्मोन निकालेगा। क्या निकालेगा? हार्मोन। एक और लिख लीजिएगा, हाइपोथैलेमस। मेन तो छोड़िए दिए, हाइपोथैलेमस। तो इतना ग्लैंड्स ये सब क्या है? आपको अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है ये बता दें आपको। अपना जो ये क्या निकालेंगे? हार्मोन निकालेंगे। अब इस सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं। पहले ये क्वेश्चन बता पूछ दे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आपको क्या मारना है? सबसे बड़ी ग्रंथि में लीवर। लीवर का देखिए क्या क्या नाम है, ठीक है, लीवर भी आ सकते हैं, कलेजा, कलेजा खाता है ना कलेजी कलेजा हो गया, और फिर से जिगर भी कह सकते हैं, किडनी तो कहते ना, लीवर, ब्रिक, ब्रिक कह सकते हैं, ब्रिक। सबसे छोटी ग्रंथि में कौन आएगा? इसका वजन अगर आपसे पूछ देना तो याद रखिएगा 1.2 से 1.5 kg के आसपास होता है। किसका वजन? सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर का। समझिए लीवर इतना बड़ा है। छोटी ग्रंथि सबसे पता है कौन है? इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथ। पीयूष को प्यूटेटरी भी कहते हैं। ये होता है 0.5 ग्राम का। सोच लीजिए 1 ग्राम भी नहीं, 0.5 ग्राम इतना होता है। तो ये सबसे छोटी ग्रंथि। थर्ड आई पता है किसको कहते हैं? पूछेगा कि मानव शरीर की तीसरी आंख किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा पिनियल ग्लैंड्स को। मानव शरीर की तीसरी आंख किसको कहते हैं? पिनियल ग्रंथि। पिनियल लिख रहे हैं तो आपको लास्ट में ग्रंथि लिखना है। इस सब में लास्ट में क्या लिखना है? ग्रंथि। यहाँ जगह नहीं है, बाह्यस्रावी वाला बता रहे हैं। ये हो गया। अब मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ये याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को, यानी जो पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूष ग्लैंड, प्यूटेटरी ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एक होता है सुपर मास्टर ग्रंथि, ये किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस। एक मस्तिष्क का रेत किसे कहते हैं? ये पिनियल को ही कहते हैं, पिनियल ग्रंथि को। ठीक, इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने का चांस है। अब थोड़ा सा ये देखिए, ये जो भी लिखा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये सब इसका एग्जाम्पल। अब बाह्यस्रावी ग्रंथि जान लीजिए कौन कौन है। बाह्यस्रावी ग्रंथि में ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। इसमें आपको लीवर याद रखना, वही लीवर, करेजा हो गया, लीवर हो गया। एक होता है अश्रु। अश्रु मतलब समझते हैं जो आंसू है, लेक्रिमल ग्लैंड्स, अश्रु ग्रंथि हो गया। फिर से पसीना का जो स्वेट ग्लैंड्स है वो भी आ गया, पसीना वाला ग्रंथि। फिर से जो आपका दुग्ध ग्रंथि होता है ना, यानी स्तन में जो फीमेल के में जो मिल्क बनता है, तो दूध ग्लैंड कैसी होती है? बाह्यस्रावी होती है। और आपको क्या याद रखना है? श्लेष्मा, म्यूकस और पाचन। ये जितना लिखा है इस समय ग्रंथि ग्लैंड्स जोड़ लीजिएगा। ये जितनी भी ग्रंथि ना, लीवर कह दे, चाहे अश्रु ग्लैंड्स ग्रंथि कह दे, पाचन ग्रंथि कह दे, पसीना ग्रंथि कह दे, दुग्ध ग्रंथि कह दे, श्लेष्मा ग्रंथि कह दे, या म्यूकस ग्रंथि, ये सब कैसी ग्रंथि है? आपको बस याद रखना है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि। लीवर क्या होता है? तो भोजन को क्या नाम है? क्षारीय बनाने में मदद करता है। जो वसा है उसके पायस में मदद करता है, लीवर से जो निकलता है आपको। अब ये अश्रु ग्लैंड क्या है? तो आंसू से बनाता है। पसीना पता है स्वेट वेट बनाने में। पाचन, पाचक जो रस निकलता है उसमें। ये दूध ग्रंथि तो बता ही दिए, फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है उसमें जो दूध का फॉर्मेशन होता है, ये ग्लैंड्स रहते हैं, दूध ग्रंथि। तो ये दूध का फॉर्मेशन में मदद करते हैं। श्लेष्मा हो गया, म्यूकस हो गया, तो ये सब ग्लैंड है बाह्यस्रावी ग्रंथि। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझिए कि कौन होता है, यही ध्यान पर रखिएगा। ठीक, अब देखिए इसको मिटा दे रहा है। ये सब क्या स्राव करेंगे? तो एंजाइम, प्रोटीन नहीं करते हैं, सॉरी प्रोटीन नहीं, आपको हार्मोन नहीं करते, एंजाइम करते हैं।
और ये सब एंजाइम रेगुलेट करता है, समझिए। अब मिश्रित ग्लैंड में समझिए कौन कौन है मिश्रित ग्लैंड। इसमें एक ही आपको नाम याद रखना है और यही सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है। आपको याद रखना अग्नाशय, क्या याद रखना, अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज कहते हैं, पक्वाशय भी हिंदी में कहते हैं। अभी अग्नाशय क्या है तो आपको याद रखना, आपको पता है कि जो भोजन पचता है उसमें अग्नाशय है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है और पूर्ण रस भी निकालता है, यानी बहुत सारे ये रस को भी निकालता है, बहुत सारे एंजाइम को भी, यानी दोनों काम करता है। ये देखिए मिश्रित मतलब दोनों काम करेगा। तो जब ये निकालेगा हार्मोन ना, कभी कभी क्या निकालता है, हार्मोन। इसका दो पार्ट है, कभी कभी हार्मोन निकालता है और कभी कभी एंजाइम निकालता है। तो जब एंजाइम निकालेगा तो एंजाइम कौन निकालता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, उस केस में बाह्यस्रावी ग्रंथि कहने लगते हैं। और जब ये हार्मोन निकालेगा तो उस केस में इसको अंतःस्रावी ग्रंथि करने लगते हैं। कभी कभी पूछता है कि इसका कौन सा भाग, यानी अग्नाशय का कौन सा भाग हार्मोन निकालता है या कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। तो आपको याद रखना है, पता क्या, लैंगरहैंस की दीपिका, क्या याद रखना है, लैंगरहैंस की दीपिका। सवाल में इतना पूछ सकता है कि अग्नाशय का कौन सा भाग अंतःस्रावी होता है, क्या याद रखना है, यानी हार्मोन को सिक्रिएट करता है हार्मोन, तो याद रखना लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। उसका पार्ट है, अग्नाशय का पार्ट है वो, उसका नाम है, ये एग्जाम में पूछता है। इसमें अगर और बता दे तो लैंगरहैंस की दीपिका में ना 2 सेल होती है, एक होता है, वैसे होता है 3 लेकिन 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है अल्फा सेल, एक है बीटा सेल। एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल। किसमें, देखिए अग्नाशय का 2 पार्ट, एक हार्मोन निकालेगा, एक एंजाइम। पहले वाला को कहते हैं, जो हार्मोन निकालता है उसको कहता है लैंगरहैंस की दीपिका। इसका 2 भाग होता है, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, आप लिख लीजिए अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, जो ग्लूकोज के मात्रा को बढ़ाता है, यानी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक। और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। आप सुने होंगे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज हो जाता है। और ये इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पूछेगा कि इंसुलिन कौन सेल बनाती है, तो बीटा सेल। बीटा सेल कहाँ से निकलता है, लैंगरहैंस की दीपिका से। लैंगरहैंस की दीपिका किसकी पार्ट है, अग्नाशय से। तो कभी सवाल ऐसे ही पूछता है कि अगर ऑप्शन में दे दे कि इंसुलिन किससे निकलता है, अग्नाशय हो तो अग्नाशय मारिएगा, लैंगरहैंस की दीपिका हो तो लैंगरहैंस की दीपिका सही हो जाएगा, और बीटा सेल है तो ये हो जाएगा। तो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है, ये वाला ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा अल्फा सेल। बीटा सेल ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, बॉडी में कम होता है। जिसमें इंसुलिन की कमी होगी, ग्लूकोज की मात्रा कम नहीं होगी, तो ग्लूकोज का मात्रा बॉडी में बढ़ेगा, यानी शुगर बढ़ जाएगा, तो उसके इसमें उसको डायबिटीज हो जाती है। ये आपको याद रखना है। एंजाइम की तरह काम करेगा तो 3 गो हार्मोन निकालता है। आपको जब पढ़ाएंगे ना डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें बता देंगे। पाचक हार्मोन निकलता है, खाना वाना को पचने में क्या है मदद। अब मिश्रित ग्लैंड पढ़ लिए, अब ये रोक के रखें क्योंकि इसी को हमको अच्छा से पढ़ाना है। अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम भले 3 क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन इस 3 क्वेश्चन के ये में ना बहुत समझिए कि पूरा ग्लैंडे समाप्त कर दिए। ग्रंथि जो ग्लैंड चैप्टर होता है वो पूरा लगभग समाप्त ही हो चुका है। अब ये सबको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं। हार्मोन निकालेगा, नलिका विहीन होता है, यानी इसमें कोई ट्यूब ना होता है। अब थायराइड के बारे में पढ़िए कि फर्स्ट थायराइड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड कहते किसको है। तो ये जो थायराइड होता है ना, सब आप लिखते चलिएगा। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड देखिए होता क्या है, ये होता कहाँ है तो गला में, यहाँ जिसे हम बोल रहे हैं ना, जो ये निकला होता है ना, मेल में जनरली ये निकल जाता है, फीमेल में निकलता नहीं, इसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये मदद किस में करता है, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड निकालता है थायरॉक्सिन हार्मोन को। किस हार्मोन को, थायरॉक्सिन हार्मोन को। अगर ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकले तो पता है क्या होगा, मेल में अगर ज़्यादा निकल रहा है तो समझिए एक्टिव ज़्यादा होता है फीमेल में। पूछेगा कि थायराइड ग्लैंड यानी यहाँ का जो ग्रंथि है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव किस में होता है, फीमेल में, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ना तो इसका 2 कारण हो सकता है। देखिए अगर ज़्यादा स्राव किया यानी थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा निकाला तो पता है क्या होगा, ये बीपी को कम करेगा, यानी ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, कम करता है। तो महिलाएं जो होती है ना उनका बीपी अगर जैसे देखिए जनरली आप देखे होंगे कि झगड़ा उगड़ा अगर हो जाता है 2 महिला में तो क्या होगा कि आज झाड़ा करेगी और कल फिर बात करने लगेगी सब। अच्छा 2 लड़की पढ़े होंगे स्कूल में देखोगे, आज झाड़ा करेगी सब, 1-2 दिन बाद फिर बोलने लगती है सब। रीज़न क्या है कि उन लोगों में बहुत ये जो थायराइड ग्लैंड है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने से क्या होता है ना कि
ज़्यादा एक्टिव हुआ तो थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा निकालेगा तो बीपी को कम कर देगा। अब बीपी कम हुआ तो गुस्सा शांत हो गया, गुस्सा शांत होता तो फिर बोलेगी सब, तो इसलिए वो सब बोलने बात करने लगे, आज झगड़ा करेगी कल ही पर से बात करने लगती है सब। और वो सब रीज़न क्या है, ये थायराइड ग्लैंड से, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसकी थायरॉक्सिन में बहुत ज़्यादा, अगर कम मतलब ये हुआ ज़्यादा निकाल दिया तो ये दिक्कत। एक्टिव तो है महिलाओं में, कभी ज़्यादा निकालेगा कभी कम निकालेगा। तो अब अगर हार्मोन का स्रावण कम हुआ थायरॉक्सिन हार्मोन का, तो पता है क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। अगर ज़्यादा निकलेगा तो बीपी लो, और कम स्राव हुआ यानी कम निकला तो ये बढ़ाता है मोटापा। बड़ों लोगों में क्या बढ़ा देता है, मोटापा, यानी शरीर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। आप देखते होंगे कि मैक्सिमम बहुत औरतों को क्या होता है, थायरॉक्सिन का बीमारी होता है, कहता लो थायराइड का बीमारी है। रीज़न क्या है कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो कम निकालने लगेगा तो शरीर को मोटापा बढ़ा देगा, ठीक, यानी शरीर को ये रेगुलेट करता है। और ज़्यादा निकालेगा तो आज लड़ेगी सब, कल ही बात करेगी सब, ठीक। तो ये दो केस है। अगर देखिए बच्चों में अगर ज़्यादा एक्टिव है ना, किसी बच्चा में मतलब कम, कोई लड़की है या कोई लड़का है उसमें कम स्राव हो रहा है, तो मंद बुद्धि का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मंद बुद्धि का, यानी उसका उतना ज़्यादा तेज नहीं होगा। तो आप समझे कि ये थायराइड ग्लैंड क्या है, किस तरह आपका काम करता है। अब पूछता है कि थायराइड ग्लैंड में कौन सा होता है, तो थायराइड ग्लैंड में ना आयोडीन पाया जाता है, इसलिए आयोडीन की कमी से ना थायराइड रोग होता है। और थायराइड रोग अगर आयोडीन की कमी होगी तो ये ग्वाइटर रोग होता है, जिससे ये क्या होता है, घेगा रोग बोलते हैं, ये निकल जाता है। यानी इतना छोटा ग्लैंड्स इतना बड़ा हो जाता है कब, जब आयोडीन की कमी होगी तब। इसलिए आप जो नमक खाते होंगे उसमें क्या रहता है, आयोडीन रहता है। क्यों, क्योंकि आयोडीन जरूरत है आपको थायराइड ग्लैंड के लिए। ये छोटा सा थायराइड ग्लैंड यहाँ इतना सारा काम करता है। ये जिसको थायराइड का बीमारी हो जाता है ना, यानी कम स्राव होने लगता है, तो ये बहुत खतरनाक बीमारी, मोटापा रुकता ही नहीं, कम खाओगे तभी बढ़ाएगा। और ज़्यादा एक्टिव होगा तो बढ़िया है, आज झाड़ा करेगी कल बात करेगी सब। लड़का में ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है थायराइड ग्लैंड, लड़कों में ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। तो देखिए आज झाड़ा करेगा ना तो सीधे 1-1 महीना तक ना बात करता है सब, क्योंकि क्या है, बीपी को ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो बीपी को कम नहीं करेगा। एक्टिव रहता तब ना बीपी को कम कर देता, बीपी बढ़ा रहेगा तो फिर गुस्सा रहेगा ही। अब ये आप एक समझ गए थायराइड के बारे में। सेकंड बता देते हैं पैराथायराइड। तो देखिए पैराथायराइड को हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थायराइड में ही। अब कभी पूछता है कि ग्लैंड्स के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, तो पैराथायराइड होता है। ये थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होता है पैराथायराइड। इसका काम है कैल्शियम और फास्फोरस को जो मात्रा होता है बॉडी में उसको रेगुलेट करना। ये ज़्यादा आपके बारे में नहीं जानना है। अब ये पीनियल ग्लैंड्स के बारे में समझिए कि ये क्या होता है, पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स क्या होता है, इस बात को आप समझिए। पीनियल ग्रंथि, हम पीनियल ग्रंथि पे बहुत सारा क्वेश्चन बताया है कि थर्ड आई कहते हैं, यानी तीसरी आँख कहते हैं। मस्तिष्क का रेत भी किसको कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को ही कहते हैं। ये क्या होता है पीनियल ग्रंथि, समझिए। पीनियल ग्रंथि ये होता है आपको माइंड में, ठीक। इसका काम पता है क्या है, पहला काम है दिनचर्या को कंट्रोल करना, यानी जो दिनचर्या है ना हमारा उसको कंट्रोल करना। जो फीमेल में जो ये होता है ना MC मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको भी कंट्रोल करता है। और बता रहा है जो हमका त्वचा का रंग है ना, इसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक। इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई, पीनियल ग्लैंड देख रहे हैं, दिनचर्या कंट्रोल कर रहा है। अभी दिनचर्या क्या होता है समझिए, यानी हम कब सोते हैं, कब जगते हैं, कब क्या करते हैं, जो हमारा डेली रूटीन है ना, इस चीज़ को बहुत कंट्रोल करता है पीनियल ग्लैंड। आपको पता होगा अगर रोज़ आपको 12 बजे सोने की आदत है ना, तो 12 बजे के पहले नींदे ना आएगा। क्यों, क्योंकि ये पीनियल ग्लैंड्स को पता है ये बात कि हमको कितना बजे अपने मालिक से क्या करवाना है, समझ रहे हैं ना। अगर आपको 5 बजे उठने की आदत है तो आप सोए भी रहिएगा ना, एकाएक नींद खुल जाता है। अगर ये आदत बनाता है, मतलब 5-10 दिन आप कोई काम कर दीजिए, तो पीनियल ग्लैंड्स को ये पता चल जाता है कि ऐसा ये चीज़ कर रहे हैं, नहीं इसकी दिनचर्या है। उस समय पे ही उस चीज़ का वो क्या करेगा, मतलब मैसेज करेगा कि हाँ ये आपका इस चीज़ का टाइम हो गया है। तो इसको पीनियल ग्लैंड्स का ये बहुत पूछेगा कि सबसे मेन काम क्या है, दिनचर्या कंट्रोल करना, ठीक। और ये जो फीमेल में MC होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि वो भी दिनचर्या के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि फिक्स टाइम है कि इसके टाइम के हिसाब से वो चीज़ होना है, तो उसको भी कंट्रोल करता है पीनियल ग्लैंड से। ये हल्का इस दोनों को कम कंट्रोल करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिनचर्या को। त्वचा के रंग को, यानी कलर का रंग क्या होगा हमारे स्किन का, इसको भी कंट्रोल करता है। एक और आप इसमें लिख सकते हैं कि एक और चीज़, पीनियल ग्लैंड्स, हाँ देखिए मस्तिष्क का रेत इसलिए कहते हैं ना इसको, मस्तिष्क का रेत। रीज़न ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी दिनचर्या हो गया, ये जो
मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया और त्वचा का रंग हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें एक फिक्स्ड टाइम के बाद क्या होती है, बंद हो जाती हैं। ऐसा तो नहीं है, दिनचर्या जनरली आदमी यंग रहता है तब तक ही होता है, ये सब है 40-50 साल तक ही होता है। और त्वचा का रंग ऐसा थोड़ी बुढ़ापे में चेंज होगा, अभी थोड़ा बड़ा चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक फिक्स टाइम के बाद बंद हो जाती है। तो हमारा ग्लैंड जो है ना, पिनियल ग्लैंड से भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, मस्तिष्क का रेत कहते हैं पिनियल ग्लैंड को। थर्ड है इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए तीसरा आँख है, दिनचर्या आप क्या कर रहे हैं, कहाँ ना, उस सबको समय समय पे आपको याद दिला। आपको आदत है 10 बजे खाने का ना, तो 10 बजे जनरली क्या करेगा वो, आपको मतलब बताएगा, मैसेज करेगा बॉडी को कि टाइम हो गया है, जल्दी से ठूसो, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, एक बात आपको ये याद रखना है, इससे ना हार्मोन मेलाटोनिन, कौन सा हार्मोन, ये हम मिटा दे रहे हैं इसको, अरे यार, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन पता क्या है, त्वचा के रंग में, मतलब ये डिसाइड कर, नहीं, नींद इससे आता है। मेलाटोनिन हार्मोन से क्या आता है, नींद। यानी अगर मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा आ रहा है तो नींद ज़्यादा आएगा, कम आ रहा है तो कम आएगा। तो देखिए आप जो कब सोते हैं कब उठते हैं, उसी समय ये क्या करेगा, उसका स्राव करेगा। आपको आदत है 11-12 बजे सोने का रात को, तो 12 बजे ही ये मेलाटोनिन हार्मोन को निकालेगा, तो अब आपको नींद लगेगी। आदत है 5 बजे उठने का, तो उस समय मेलाटोनिन हार्मोन का क्या करेगा, स्राव कम कर देगा, तो आपका नींद खुल जाएगा। तो दिनचर्या को ये बहुत ज़्यादा क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। एक और बात आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो लैंगिक विकास होता है ना, यानी जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है, लैंगिक विकास, उसमें भी कौन मदद करता है, पिनियल ग्लैंड्स का ही काम है, ठीक। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन ना घोड़ा वोड़ा जो होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा निकलता है, इसलिए वो सब क्या नाम है, खड़े खड़े सो जाता है, सब खड़ा रहेगा इसे खड़े खड़े सो जाएगा, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है। जिसमें बहुत ज़्यादा निकलता है उसको बहुत ज़्यादा नींद आएगा, पिनियल ग्लैंड्स को। इसलिए इसको क्या है, मस्तिष्क क्या ही कहा जाता है, इसको कंट्रोल करके रखना। जिसको अपने पिनियल ग्लैंड्स पर कंट्रोल हो गया ना, जो आपको योगा वोगा किया जाता है, बहुत सारा ध्यान किया जाता है, इस चीज़ को ही कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। क्योंकि यहाँ भले 4 लिखे हैं, इसमें बहुत सारा चीज़ शामिल है। अगर डिटेल करके पढ़ाने लगे तो दिनचर्या में बहुत सारा चीज़ आता है। फिर ये आपको पीरियड्स के बारे में पता है, ये त्वचा का रंग हो गया, लैंगिक विकास हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पीयूष यानी प्यूटेटरी ग्लैंड। ये सबसे छोटी ग्लैंड है, कहाँ पाई जाती है, माइंड में पाई जाती है। आपको क्या याद रखना है पीयूष ग्रंथि के, कि ये सभी ग्रंथि को क्या करता है, यानी जितनी भी आपको ये अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, सभी को कंट्रोल करता है, सभी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, एक को छोड़ के। जो पैराथायराइड है ना, उसको एक को छोड़ के, आपको उतना डिटेल नहीं जानना है। पीयूष ग्रंथि याद रखिएगा, मैक्सिमम को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को पता है कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, देखिए ये हाइपोथैलेमस सबको नहीं कंट्रोल कर सकता, ये पीयूष ग्लैंड, ये जितना लिखा सबको कंट्रोल करेगा। प्यूटेटरी, आपको पता होगा कि जो प्यूटेटरी ग्लैंड है, ये क्या नाम है, ग्रोथ हार्मोन निकालता है, यानी हाइट कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम चीज़ को कंट्रोल करता है 0.5 ग्राम का माइंड में होता है, तो मैक्सिमम चीज़ को ये सबको कंट्रोल ये करता है प्यूटेटरी ग्लैंड। किससे क्या करवाना है यही जानता है पीयूष ग्रंथि, प्यूटेटरी ग्लैंड। इसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है, आपको पता होगा, माइंड पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे दिमाग का। ये ना जो हाइपोथैलेमस है, ये तो कंट्रोल करता है पीयूष का, और ये क्या करता है, तो ये इस पता है किस चीज़ को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। जो भी हमको क्या नाम है, क्रोध हो गया यानी गुस्सा, ठीक, मोह हो गया, माया हो गया, प्रेम हो गया, ठीक, क्रोध, ये सब जितना चीज़ हो रहा है ना, सबके पीछे किसका हाथ है, हाइपोथैलेमस का है। यानी आपको किसी से गुस्सा आ रहा है किसी पे, तो ये क्योंकि हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होता है ना, जब ये एक्टिव होता है ना हाइपोथैलेमस, माइंड का सारे जितना पार्ट होता है आपका, सेरिबेलम हो गया, सेरिब्रम हो गया, सबको काम करना बंद कराता है। तो जब ये एक्टिव होगा ना, तो आपको पता है गुस्सा आता है तो कुछ नहीं दिखता है, क्यों, क्योंकि और माइंड के पार्ट को ये डीएक्टिव कर देता है, खुद एक्टिव होगा तो। मोह माया में भी ये सब नहीं होता है। जो लगाव होगा है, प्रेम में लव हो गया, उसमें भी ये कौन एक्टिव होता है, किसी का बाकी रोल नहीं है। नहीं, जो आप हॉट वॉट सुनते हैं ना, दिल, उसका कोई काम नहीं है, सब काम किसका होता है, ये सब लव प्रेम के पीछे हाइपोथैलेमस का। ये एक्टिव हो गया तो बाकी सबको डीएक्टिव करेगा, यानी किसी चीज़ पे नहीं सोचेगा, बस वही आपको ध्यान पर रहेगा जो चीज़ आप सोच रहे हैं, हाइपोथैलेमस। इसको कंट्रोल करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंट्रोल में रहा तो इसको कंट्रोल करेगा, ये तो सबको कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस अगर डीएक्टिव हुआ ना, देखिए तो ज़्यादा ये सब गुस्सा, क्रोध और ये लव के अगर ज़्यादा इफेक्ट है तो आपको और सब बर्बाद करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो चुका है, ये एक्टिव हुआ है तो
ये जब एक्टिव है तो इसको कंट्रोल ना कर पाएगा क्योंकि सब अनकंट्रोल है, और ये अन कंट्रोल में नहीं रहा ना तो ये सबको क्या कर देगा, जितना कुछ है सब अनकंट्रोल में, यानी कोई आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ नहीं, इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। फिर आपको आ गया यहाँ क्या नाम है, थाइमस। तो थाइमस के लिए याद रखना है इसको WBC का क्या कहते हैं, मतलब जो एंटीबॉडी बनता है ना, एंटीबॉडी को बनाने में मदद करता है थाइमस। कहाँ होता है, हृदय के पास होता है। जो ब्रीसर हो गया टेस्टिस, तो स्पर्म जो बनता है ना मेल में, स्पर्म हो गया, वो सब बनाने में मदद करता है टेस्टिस। आप जानते हो अंडाशय जो होता है इसको कहते हैं ओवरी। फीमेल में जो आपका एग का फॉर्मेशन होता है उसमें कौन मदद करता है, ये ओवरी मदद करता है। एड्रीनल के बारे में फिर आपको ध्यान रखना है कि एड्रीनल जो है ना, एड्रीनल के बारे में बहुत सारा चीज़ बता देते हैं आपको, इससे क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा। ये एड्रीनल जो है ना, एड्रीनल ग्लैंड यानी इसको अधिवृक्क कहते हैं, इससे निकलता है एड्रीलिनील हार्मोन। क्या निकलता है, एड्रीलिनीन हार्मोन। ये पता है क्या करता है, ये निकलता है तनाव के समय, तनाव के समय, क्रोध में, डर या भय के समय, ठीक। जब आपको डर भय होगा, क्रोध होगा, तनाव होगा ना, तो कौन हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन निकलता है। तो ये जब ज़्यादा निकलता है तो ये सब सारी चीज़ होगा। कम होने लगेगा ना तो क्या नाम है, पसीना वसीना आता है। तो देखिए क्रोध के बाद जब आप दिमाग शांत होता है तो पसीना आएगा, कपकपी होने लगता है बॉडी में। इस हार्मोन को पता है क्या कहते हैं, एड्रेनलिन को, इसको 3F हार्मोन कहते हैं। 3F का मतलब हुआ फियर, फाइट, फ्लाइट। तो कभी एग्जाम में पूछता है कि लड़ो उड़ो या लड़ो उड़ो और मरो, यानी फियर, फ्लाइट और फाइट हार्मोन किसको कहते हैं, यानी किसको कहते हैं, किस हार्मोन को, तो एड्रेनलिन को कहते हैं। कौन निकलता है इस हार्मोन को, तो एड्रीनल निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको बातें क्या है ध्यान में रखना है। और ये जब निकलता है ना बीपी को बढ़ा देता है, क्या करता है, बीपी बढ़ाता है। तो उस समय देखिए जब आप ये डर तनाव ये सब के रहते हैं ना, फियर फाइट फ्लाइट, ये जब निकलता है ना तो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती। मान लीजिए आपको कोई दौड़ा रहा है मारने के लिए, ठीक, तलवार वाले लेकर दौड़ा रहा है चाहे पिस्टल से, तो उस समय आप कहीं से कूद के कहीं भाग जाइए, कहीं फान जाइएगा, उस समय नहीं समझ में आता है कि कहाँ भागे हैं, कहाँ से कूद गए। क्यों, क्योंकि उस समय निकल गई एड्रेनलिन हार्मोन निकला है। ये फियर फाइट फ्लाइट यानी कुछ नहीं दिखता है, बीपी को तेज करेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, यानी एक एक्स्ट्रा पावर बॉडी में क्या होता है, जनरेट हो जाता है, जिससे चीज़ें समझ में नहीं आती। बस ये 3 बातें आता है, फियर फाइट फ्लाइट यानी लड़ो उड़ो भाग। तो ये उस समय काम आता है जब आदमी डर भय ये सब के समय हो, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको 3 ही क्वेश्चन हम आज करा पाएंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट आएगा उसमें ये दोनों बता देंगे, इसका आंसर